हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज में एटॉमिक स्ट्रक्चर की। इससे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक का डिस्कशन कर चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर से देखो हमेशा जिस टाइप के सवाल आ रहे हैं उसके लिए एक और वीडियो आएगा, मतलब एक मैं और एक प्लान कर रहा हूँ वीडियो, वो तो आएगा ही आएगा, उसके बारे में भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊँगा क्या करूँगा उसमें। एटॉमिक स्ट्रक्चर सिंपल चैप्टर है, इसमें सवाल थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों आते हैं और न्यूमेरिकल सवाल निहायत ही सरल आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आसानी से करा सकता है। स्लो करने का मूड अगर नहीं किया हो तो अध्याय बैच से करो, और अगर फास्ट रिवीजन करना है, तुम कहीं से पढ़ चुके हो, रिवाइज करना है, तो इस लेक्चर को देख सकते हो। ये केवल प्योरली रिवीजन पर्पज से, फर्स्ट टाइमर्स के लिए ये नहीं होगा, ठीक है। स्पीड विल बी अ लिटिल बिट हाई। 40 से 45 मिनट लगेंगे इसे कंप्लीट करने में, तो उतना ही समय में हम लोग इसे करेंगे, ठीक है। हमें नोट्स कहाँ पे मिल रहे हैं? dextercam.in/courses पे जाके हमें नोट्स मिल जा रहे हैं, PYQs मिल जा रहे हैं, सब कुछ वहीं पे अवेलेबल है, तो वहाँ से हम लोग उठा सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डाल्टन थ्योरी जो पहले कह रही थी कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो तो सही हुआ नहीं। क्या सही हुआ था कि जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन वाज एटम। तो एटम को बाद में बाइफर्केट किया गया और एटम टूट के 3 चीज़ों में बदल गया, किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था, प्रोटॉन का प्लस था सेम चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं था। न्यूट्रॉन कैसे थे? चार्जलेस पार्टिकल थे। मास कितना था प्रोटॉन का? मास प्रोटॉन का था इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? 9.1 इंटू 10⁻31 kg था। प्रोटॉन का 1.66 इंटू 10⁻27 kg था, और न्यूट्रॉन का मास भी 1.66 इंटू 10⁻27 kg ही था, ठीक। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की थी, और गोल्डस्टीन को भी क्रेडिट देते हैं इसका, और फिर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। थॉमसन मॉडल या प्लम्पर्टिंग मॉडल, ये सारे मॉडल्स हट गए सिलेबस से, लेकिन हम लोग इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से ही आगे बिल्ड कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि उसने क्या बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज, जो मॉडल थॉमसन ने दिया था वो वाटरमेलन मॉडल था। उसने कहा कि वाटरमेलन में जैसे जो रेड पार्ट होता है वो नेगेटिव चार्ज है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो, जो रेड पार्ट है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज सीड्स की तरह क्या है? एम्बेडेड है, ठीक है। तो थॉमसन का जो मॉडल था वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और उसने क्या एक्सप्लेन किया? न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल क्या कर रहा था? रदरफोर्ड ने क्या किया? एक थिन गोल्ड फॉइल पे क्या किया? लेड बॉक्स से के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रख के वहां से क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं क्या? हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। हीलियम तुम्हें भी ऐसे ही रिवाइज करना है, इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ स्टोन में कि इसी तरह से रिवाइज करना है, पूरा एक एक लाइन नहीं पढ़नी है, ऐसे ही रिवाइज करना है, ठीक। लेक्चर को सुन लोगे, रिवीजन हो जाएगा, बस नोट्स पकड़ के बैठ जाना, ठीक। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम न्यूक्लियस होते हैं। तो उसने क्या किया? डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस की क्या करी? बम्बार्डिंग करवाई। किस पे? थिन गोल्ड फॉइल पे। जब थिन गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डिंग कराई तो कुछ एटम्स बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गए, कुछ डेविएट हुए और कुछ बाउंस बैक कर गए, ठीक। तो अल्फा पार्टिकल्स को अगर हम रेडियो एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अल्फा पार्टिकल्स कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज है तो वो कैथोड की तरफ जाएंगे, बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है तो वो एनोड की तरफ जाएंगे, और गामा रेज चार्जलेस पार्टिकल्स हैं, चार्जलेस मतलब रेडिएशन है तो वो सीधे निकल जाते हैं। बीटा पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियस कहते हैं। इसके ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर एमिटेड were continued on their straight path, that means the most of the space of atom is empty। उसने क्या बताया कि अगर सीधे खाली सीधे सीधे निकल गए तो क्या है? खाली स्पेस है। कुछ डेविएट हुए तो उसे लगा कि कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है और कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो सम पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट द नियर द सेंटर। लेकिन कुछ पार्टिकल जो बाउंस बैक कर गए तो उसने कहा कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास कहाँ पे है? न्यूक्लियस में है, और उसने जो सेंटर पे है और सेंटर को नाम क्या रख दिया? न्यूक्लियस रख दिया, ठीक है। जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो ये जो उसका एटॉमिक मास है उसकी पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है, और R0 क्या है? यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ठीक। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑर्डर किसे आ जाएगा? 10⁻13 से 10⁻15 की ऑर्डर किया जाएगी। किसकी रेडियस? न्यूक्लियस की रेडियस किसके ऑर्डर किया जाएगी? 10⁻13 और 10⁻15 की ऑर्डर किया जाएगी, और एटम की रेडियस जो होगी 10⁻10 से 10⁻12 की आ जाएगी। ये यूनिट कन्वर्जन है जो सबको पता होना चाहिए, मैं इन बारे में नहीं पढ़ रहा हूँ, ये तो पता ही होने चाहिए। अब अगर हमें डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच निकालनी है कि कितना क्लोज पहुँच सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी? अल्फा पार्टिकल की 12mv², और जो यहाँ पे Ze का न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज मतलब Z एटॉमिक नंबर है, E इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो जो फोर्स ऑफ
फोर्स होगा वो क्या होगा, जब वो बराबर हो जाएगा तो बिल्कुल कोलिजन का मतलब टकराएगा नहीं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जाके क्या करेगा, रुक जाएगा, ऐसा करके रुकेगा। तो जब ये रुकेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बराबर हो जाएंगी। तो उसे हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच। तो जो आर है वो आर क्या हमारी डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच है, जेड हमारा एटॉमिक नंबर था, ई चार्ज ऑफ प्रोटॉन था, के की वैल्यू 1/4πε0 है। अब सब लोगों को के हमसे ज़्यादा पता है क्योंकि के क्या है, मतलब एप्सिलॉन नॉट क्या परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, और के हमारा 9 × 10⁻⁹ होता है। तो इससे जो आर की वैल्यू आ जाएगी के जेड इंटू 2e² / 12mv² आ जाएगी। ठीक, एटॉमिक नंबर 2e के बराबर था इसलिए। ठीक है, तो जब रदरफोर्ड ने क्या किया, थॉमसन के मॉडल को नेग्लिफाई कर दिया, गलत कर दिया, तो लोगों ने पूछा रदरफोर्ड भाई तुम बताओ कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस का चक्कर मार रहा है, गोल गोल चक्कर मार रहा है। तो चक्कर मारने से दो तरह के फोर्स जनरेट होते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस का चक्कर मार रहा है तो इलेक्ट्रॉन को तो प्रोटॉन से मतलब अट्रैक्ट होना चाहिए, अट्रैक्ट होकर क्या करना चाहिए, फाइनली गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर देता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो mv² आर होता है। तो जेड एटॉमिक नंबर हो गया, ई चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया, ई माइनस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, वी वेलोसिटी हो गई, आर रेडियस हो गई। ये सारी बातें तुम्हें नॉर्मल नोटेशन से ये पता है। एफ इलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा, के ZE²/r²। ठीक, क्योंकि जेड न्यूक्लियर चार्ज था, ई उसका चार्ज था, तो के ZE²/r² हो जाएगा, और साइंटिफिकल फोर्स कितना के बराबर हो जाएगा, mv²/r। 12th में आके एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना ज़्यादा इजी हो जाता है रादर देन 11th, क्योंकि 12th में हम लोग फिजिक्स काफ़ी कुछ पढ़ चुके होते हैं। अगर स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करना तो एफ इलेक्ट्रिक को किसके बराबर होना चाहिए, एफ सेंट्रीफ्यूगल के बराबर होना चाहिए, तो दोनों को बराबर होना चाहिए। लेकिन उससे बहुत साल पहले मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ चुकी थी। बहुत साल पहले मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ चुकी थी, जो ये कहती थी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो सर्कुलर लूप बनाता है, और स्पाइरल पाथ में धीरे धीरे क्या होता है, अपने स्पाइरल पाथ का लूप को क्या करता जाता है, छोटा करता जाता है, और अल्टीमेटली उसे क्या करना चाहिए, न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और रेडिएशन इमिट करने चाहिए। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अपोजिटली चार्ज पार्टिकल इट फॉलोज अ सर्कुलर स्पाइरल पाथ एंड रेडिएट्स एनर्जी। तो रदरफोर्ड को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, वो ये नहीं बता पाया कि ये मैक्सवेल थ्योरी एटम पे काम क्यों नहीं कर रही है। फिर आया बोर थोड़ा स्मार्ट था, उसे पता था कि रदरफोर्ड की गलती क्या है, तो उसने गलती को पहले से ही मान लिया कि हम एजम्पशन लेंगे कुछ। उसने एजम्पशन क्या माना, उसने कहा कि हमारा इलेक्ट्रॉन भी रदरफोर्ड के इलेक्ट्रॉन की तरह एटम के चक्कर लगा रहा है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन पे मैक्सवेल की थ्योरी काम नहीं करती है। ठीक, मतलब वहाँ पे चक्कर लगाने से एनर्जी लूज नहीं होती, और ऐसे ऑर्बिट्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे सर्कुलर पाथ्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे, और ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी लूज नहीं करता। ये कहानी है, जब डेरिवेशंस आएंगे तब डेरिवेशंस कर लेंगे, अभी तो कहानी सुनो आराम से। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कोई एनर्जी लूज नहीं करता, और ऐसे ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। तो लोगों ने कहा कि ऐसे ऑर्बिट ढूंढेंगे कैसे भाई हम, तो उसने कहा ढूंढने कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ऑर्बिट केवल वही इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा, मतलब mvr = nh/2π होगा, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड है, और mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो m मास है, v वेलोसिटी है, r रेडियस है, n ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर है जो 1 2 3 हो सकता है। ठीक, और उसने एक और बात बताई कि ये थ्योरी केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले स्पीशीज पे ही एप्लीकेबल है, या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे। अगर तुम्हें हीलियम पे लगानी है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कराना पड़ेगा, लिथियम से लानी है तो उसे टाइप पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, यानी उसे 2 इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कराने पड़ेंगे, यानी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे काम करेगी ये। ठीक है, किस पे काम करेगी, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे काम करेगी। अब बोर्ड थ्योरी के हिसाब से हमें क्या निकालने थे, रेडियस और एनर्जी निकालनी थी। तो mvr = nh/2π, ये एक इक्वेशन पता है, और हमें क्या पता है दूसरी इक्वेशन कि mv²/r = kZe²/r²। तो यहाँ से हमने क्या किया, r से r कैंसिल कर दिया, तो mv² की वैल्यू किसके बराबर आ गई, kZe²/r के बराबर आ गई, और r की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दी। जब r की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आ गई वो तुम्हें ये वाली याद रखनी है। ठीक, डेरिवेशन आना चाहिए, एक बार कर लेना, पेन डाउन करके डेराइव हो जाएगा, और तुम्हें वेलोसिटी की वैल्यू याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पहले से लिखा हुआ है 2.18 × 10⁻⁶ × z/n। ठीक, m की वैल्यू यहाँ पे
K कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और H कांस्टेंट है। Z क्या है? Z एटॉमिक नंबर है, N ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर है, या इसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि फॉर n इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट आ जाएगी n इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 1। तो हमें ये जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या ध्यान रखनी है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n। तो v की वैल्यू हमने लिखी 2.18 इंटू 10⁶ z बाय n। अब mvr इक्वल्स टू nh/2 पाई था। इस वैल्यू में उठा के अगर हम v की वैल्यू पुट कर दे तो बाकी सब तो हमें पता ही था। तो इससे जब r को सॉल्व किया तो r की वैल्यू आ गई 0.529 n² बाई z एंगस्ट्रॉम। तो r प्रोपोर्शनल आ गया n² बाई z के। तो r की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए n इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 1 के लिए कितनी आ गई? 0.529 एंगस्ट्रॉम आ गई, जो 0.53 एंगस्ट्रॉम जिसे लिख सकते हैं, जिसे हम जनरल a0 लिख देते हैं, विच इज कॉल्ड बोर्स रेडियस। ठीक। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? हाफ mv²। हाफ mv² में हाफ रख दिया, mv की वैल्यू रख दी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 13.6 z² बाई n²। या और इसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, जो इसे हमने ईवी में लिखा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है यार, है ना, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? 27.2 z² बाई n² आ गई। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई? -13.6 z² बाई n²। ये सारी बातें हमें एकदम डॉट टू डॉट याद होनी चाहिए, फिगर्स हमारे क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल हमें पता होना चाहिए यार। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब तुम लोग 10 दिन बाद पेपर देने जा रहे हो, ये बात तुम्हें पता थी, बस मेरे मुंह से सुन के रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो। तुम्हारे पास सारे फॉर्मूले लिखे हैं और तुमने ये नोट्स भी प्रिंट ले लिए हैं, तभी तुम बैठे हो मेरे सामने। ठीक। लिखने का तो कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट द एटम इज स्टेबल। जब भी स्टेबिलिटी होगी तो क्या होगी? एनर्जी कम होगी। ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी आ गई -13.6 eV। ठीक। द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट द एनर्जी ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस इज लेस देन दैट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये बता रही स्टेबिलिटी, लेसर द एनर्जी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। ये बात सही है। तो Rn, ये तीनों फॉर्मूले मैंने एक साथ लिख दिए, इन्हें ध्यान रखेंगे कि Rn किसके बराबर Rn किसके बराबर? रेडियस जो है वो nth ऑर्बिट की किसके बराबर है? 0.529 n² बाई z। तो Rn किसके प्रोपोर्शनल है? n² बाई z के। Vn किसके बराबर है? 2.18 इंटू 10⁶, यानी कि z बाई n। तो Vn किसका प्रोपोर्शनल हो गया? z बाई n के प्रोपोर्शनल हो गया। और En -13.6 z² बाई n², यानी कि z² बाई n² के प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब सब बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। तो बेसिक टर्म में z क्या है? z एटॉमिक नंबर है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। मास नंबर क्या होता है? वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका zx से होता है, ये बात तो मतलब सबको पता है, इसे बताने की जरूरत अब नहीं है। आइसोटोप्स जो होते हैं, जिनके सेम एलिमेंट के जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। आइसोस्टर्स क्या होते हैं? सब्सटेंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज सेम नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम सेम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोस्टर्स कहते हैं। ये बात पूछी जा सकती है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा, है ना, कि नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आने चाहिए। तो CO2 और NO2 को, N2O को देखो तो CO में कितने हो गए? कार्बन के 6 और 2 ऑक्सीजन के 6, तो 22 होगा। और N2 में कितने हो गए? 7, 7 + 8 यानी कि 20। और दोनों में एटम कितने? एटॉमिसिटी दोनों कितनी है? 3। तो आइसोस्टर्स में क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ठीक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम सेम होने की जरूरत नहीं है। आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। आइसोबार्स में मास नंबर सेम होगा। आइसोडाइपर्स में n-p वैल्यू सेम होगी। ठीक। आइसोडाइपर्स में n-p वैल्यू सेम होगी। जो पता उसे तो तेजी से कर ही सकते हैं, जो पता उसे तो तेजी से कर ही सकते हैं। तो आइसोडाइपर्स में n-p वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ठीक है। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम कैसा हो सकता है? एटॉमिक हो सकता है, एब्जॉर्प्शन एमिशन हो सकता है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, लाइन या बैंड हो सकता है। तो हमें एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि द इलेक्ट्रॉन विल गेन सम एनर्जी एंड रीच एट द सम हायर एनर्जी लेवल। तो यहाँ से इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और कहीं कूद के ऊपर पहुंच गया। और एमिशन में वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वापस भी आएगा। ठीक। वेवलेंथ वगैरह की डेफिनेशन अब सबको पता है, वेवलेंथ की डेफिनेशन बोलने की जरूरत नहीं है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे आ जाते हैं हम लोग। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बताती है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताती है कि लाइट का जो है वो पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट का कैसा नेचर होता है? लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट का पार्टिकल नेचर होने का मतलब क्या है? इससे पहले जो समझा जाता था वो ये समझा जाता था कि लाइट केवल वेव नेचर प्रोड्यूस करती है, पार्टिकल नेचर नहीं होता है। लेकिन प्लैंक्स ने बताया कि नहीं, लाइट का कैसा पार्टिकल नेचर भी है। तो व्हेनेवर लाइट कम्स फ्रॉम एनी सोर्स इट डज
not come in continuous manner, but it comes in the form of small packets of energy which is called photons, and the energy associated with one photon is called quanta. ठीक, मतलब लाइट जो है वो स्मॉल छोटे 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 पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। एनर्जी कैसे आ रही है? छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, जिन्हें हम क्या कर रहे हैं? फोटॉन्स कर रहे हैं, और हर पैकेट की एनर्जी कितनी है? 1 क्वांटा। द एनर्जी एसोसिएटेड विद लाइट इज ई। ठीक, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज न्यू, तो ई प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा? न्यू, तो ई इक्वल टू एच न्यू लिख दिया, और न्यू को हम क्या लिख सकते हैं? एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक, तो एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि जब इंसिडेंट लाइट आई, जब हमने पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर पाया, तो हमने कहा कि जब फोटो इलेक्ट्रिक लाइट अप्रोप्रिएट वेवलेंथ की लाइट अगर आएगी, किसी मेटल से स्ट्राइक करेगी, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और उन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। और वही फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? सर्किट में घूम के करंट को फ्लो करा देंगे। ठीक, द एमिशन ऑफ, इस पूरी जरा सी बात पे पूरी हमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल काम करते हैं, या सोलर प्लेट जो तुम लगा रहे हो वो इसी बात पे काम करते हैं, इसी प्रिंसिपल पे। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू अ लाइट ऑफ रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट वेवलेंथ इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, प्रिंट निकाल लेना यार। एप्रोप्रिएट वेवलेंथ का मतलब है कि उसकी वेवलेंथ जो होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होनी चाहिए। ठीक, तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए वो क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और उसके एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी जो है उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, तो हमने मान लिया कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो ज़्यादा है थ्रेशोल्ड से, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या होगा कि कुछ एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी में जाएगी, और बाकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनर्जी गिवन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एच न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया, एच न्यू नॉट को हम लोग 5 भी लिख देते हैं, तो ये वर्क फंक्शन है। तो एच न्यू नॉट इज इक्वल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी वैल्यू आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गया एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, तो वेलोसिटी की वैल्यू एच न्यू माइनस न्यू नॉट बाई एम आ गई। तो इससे वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी को तो हम लोग चार्ज इंटू वोल्टेज भी लिख सकते हैं। एनर्जी है तो एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज इंटू वोल्टेज भी लिख सकते हैं। तो काइनेटिक वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बाई ई, तो इसे हाफ एम वी स्क्वायर बाई ई लिख देंगे, तो ये वोल्टेज भी इससे निकाल लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये थ्योरी वाले पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल तो इस वाले फॉर्मूले से सीधा आएगा यहाँ से। ठीक, डायरेक्ट आ जाएगा, या फिर अब अगर हम न्यूमेरिकल मतलब थ्योरी वाला पॉइंट आएगा तो यहाँ से आएगा। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट एंड लाइट एंड द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई टाइम लैग नहीं है, टच एंड गो वाला काम है कि फोटोन गिरा और इलेक्ट्रॉन निकला, ये कहने का भी समय नहीं देगा। फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के या तो कम होनी चाहिए, मतलब या तो ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर कम से कम बराबर तो होनी चाहिए। रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। किस रेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, जबकि वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस पता है ना। इंटेंसिटी मतलब तो तमाचा मारना खींच के, तो हमने कितना इंटेंसिटी से मारा वो इंटेंसिटी है, कितना तेज मारा। और वही अगर हम फ्रीक्वेंसी से मान लो वही इंटेंसिटी से 10-15 बार मार सकते हैं, नहीं टीचर मारते थे पहले, तार 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 मारते यार, तो वो फ्रीक्वेंसी की भाई 50 झापड़ 1 मिनट में मार सकते हैं सर हमारे, तो वो क्या है? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी वो फ्रीक्वेंसी है। तो इंटेंसिटी मतलब कितना तेज, कितनी मोटी बीम और कितनी एनर्जी वाली बीम, और फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार पर सेकंड में कितनी बार वो लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक, तो ग्राफ्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? काइनेटिक एनर्जी y = mx + c वाला ग्राफ बन जाएगा। तो ये नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगा और स्लोप जो आ जाएगा वो h के बराबर आ जाएगा। ठीक, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही थी। अब बोर्ड थ्योरी पे वापस आ जाते हैं। बोर्ड थ्योरी हमें कह रही थी कि जो r की वैल्यू 0.529 n² z थी, वेलोसिटी 2.18 into 10⁻⁶ z/n थी, काइनेटिक एनर्जी +13.6 z² थी, पोटेंशियल एनर्जी -27.2 z²n² थी, और टोटल एनर्जी -13.6 z²n² थी। ठीक, तो E1 मतलब ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी है? 13.6। E2 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी है? 3.4। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी n=3 में -1.5, और फिर आगे -0.85। तो जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ रहे हो एनर्जी गैप क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो स्पेसिंग क्या होगी? बीच की लाइंस की कम होती जाएगी। ठीक,
ड्रॉबैक ऑफ बोर थ्योरी क्या, सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही था कि ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड थी। किसके लिए वैलिड थी? केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड थी, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पे इसे लगा नहीं सकते। ठीक। दूसरी थी कि इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन फाइन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन्स की फाइन स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स, स्पेक्ट्रल लाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे क्या करेगी? स्प्लिट कर गई। और स्टार्क इफेक्ट होता है सेम काम बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड में। स्टार्क मतलब टोनी स्टार्क वाले स्टार्क है। ठीक। अब स्पेक्ट्रम एमिशन और एब्जॉर्प्शन की बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक। तो हम लोग ने क्या किया कि हमें डेल्टा ई का फॉर्मूला पता है, किसके बराबर है? डेल्टा ई जो है वो -13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर है, क्योंकि EN1 माइनस EN2 कर लिया। अब डेल्टा ई को हम क्या लिख दें? SC अपॉन लैम्डा लिख दें। तो 1/λ किसके बराबर हो जाएगा? 13.6 डिवाइड बाई SC इंटू जेड स्क्वायर। सबकी वैल्यू उठा के पुट कर दी, तो जो 1/λ जिसे हम वेव नंबर भी कह सकते हैं वो 10967,800 मीटर इनवर्स में जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आ जाएगा। या फिर हम इसे 1.096 इंटू 10⁻⁷ जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर लिख सकते हैं। फॉर्मूला ही इसके छोटे छोटे लिख के देख लेना कि जो फ्रीक्वेंसी है या वेव नंबर है, जो वेव नंबर है या फिर जो 1/λ है वो RH की वैल्यू कितनी है? 1.096 इंटू 10⁻⁷। ठीक। इसके बराबर आ जाएगा। इसे हम कहते हैं RH को रिडबर्ग कांस्टेंट, Z रॉमिंग नंबर है, लैम्डा वेवलेंथ है, न्यू बार वेव नंबर है, N1 लोअर एनर्जी लेवल है और N2 हायर एनर्जी लेवल है। तो सबसे पहले जो लाइंस डिस्कवर हुई उन्हें बामर सीरीज कहा गया, क्योंकि ये विजिबल रीजन में आई। ये बात ध्यान रखना कि ये किस में आई? ये विजिबल रीजन में आई। किस में आई? विजिबल रीजन में आई। तो इलेक्ट्रॉन कहां से जंप कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है हायर एनर्जी लेवल से n=2 में। जब भी किसी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन n=2 में गिरेगा तो हम क्या कहेंगे कि वो विजिबल रीजन में वेवलेंथ को प्रोड्यूस करेगा। तो लैम्डा को हम लिख देंगे RH इंटू जेड स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और n2 वैल्यू 354 ले सकते हैं। ठीक। तो जब हमसे कहें कि अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब क्या होगा? 3 से 2, बीटा लाइन का मतलब 4 to 2, गामा का मतलब 5 to 2। ठीक है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन कह सकते हैं। फिर लाइमन सीरीज आई। लाइमन सीरीज यूवी रीजन में थी। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा है? n2 से n2 में जंप कर रहा है। पाशन सीरीज में n2 से n2 3 में जंप कर रहा है। पाशन सीरीज क्या है? पाशन सीरीज कौन से रीजन में है? नियर IR रीजन में है। फिर उसके बाद आती है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज IR रीजन में होती है जब n से n4 में करता है। ठीक है, तो उसे हम ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। ठीक। तो ब्रैकेट सीरीज के लिए n2 की वैल्यू 5 6 हो गई। ठीक। इसी तरह से फंड सीरीज के लिए 6 7 8 हो जाएगी। फिर हम्फ्री आ जाएगी मतलब 7 8 के बाद तक। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला था। एक ही लाइन तुम्हें याद रखनी है, कौन सी? लाइमन में n=1 में आना था, बामर में 2 में आना था, n=3 में आना था पाशन में, लाइमन बामर पाशन। ठीक। फिर आना था n=4 में ब्रैकेट में, फिर n=5 में आना था फंड में, और n=6 में आना था किसमें? हम्फ्री में। फिर हम्फ्री और तुम भी फ्री। ठीक। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कैसे करते हैं? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n = n2 to n = n1, then the possible number of spectral lines is n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1/2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग याद रखेंगे, लेकिन बेटर होगा कि हम लोग ड्रॉ करके देखें। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्जर्व व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n2 = 5 to n2 = 1, n1 = 1। तो कैसे करेंगे? कितनी आनी चाहिए? फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, 10 लाइन्स आएंगी, लेकिन 10 लाइन्स हम बना के भी देख लेंगे। फॉर्मूला रख देंगे 5 - 1 + 1/2, यानी 4 × 5/2 यानी 10 आ जाएंगी। और बना के देखेंगे तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, फिर 5 से 4, ये सारी लाइन्स बना के देख लेंगे। ठीक। अब जब फॉर्मूला नहीं लगेगा तो ऐसी सिचुएशन कैसे आ जाएगी? तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n=6 to n=1 सच दैट नो लाइन इज ऑब्जर्व इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में कोई लाइन ऑब्जर्व नहीं हो रही है, तो हम लाइंस का लेवल बना लेते हैं। पहले थोड़ा दूर लिखते हैं अपन लोग, तो हमें 6 लाइन बनानी पड़ेंगी। तो n=1 हो गया, n=2 हो गया, n=3 हो गया, n=4 हो गया, n=5 हो गया, n=6 हो गया। ठीक। अब विजिबल रीजन में नहीं जाना, यानी कि n=2 में नहीं जाना है, ध्यान रखना। अगर तुमने फॉर्मूला लगा दिया तो आंसर गलत आ जाएगा, फटाफट लगा के देख लो। तो हमें विजिबल में नहीं जाना, यानी n=2 में नहीं जाना। 5 से कहाँ जाएगा? 1 में।
5 से 3, 5 से 4, फिर 4 से 1, 4 से 3 और फिर 3 से 1। तो जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आएंगी, नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ लाइंस जो आएंगी वो 10 आ जाएंगी। ठीक है, सिंपल तरीके से निकाल सकते थे। फिर बात करते हैं डी ब्रॉगलीज इक्वेशन की। डी ब्रॉगली ने क्या बताया, मैक्स प्लैंक क्या कह रहा था, मैक्स प्लैंक ये कह रहा था कि लाइट का डुअल नेचर होता है, डी ब्रॉगली ये कह रहा था कि पार्टिकल का वेव नेचर भी होता है। तो अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि ना तो अब लाइट बची है, ना पार्टिकल बचा है। ठीक, ना तो लाइट वेव बची है, ना पार्टिकल बचा, पार्टिकल का ही वेव नेचर है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली क्या था कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एनी पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लीनियर मोमेंटम। ठीक, तो लैम्डा जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, पी के। लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पी लीनियर मोमेंटम हो गया, पी की वैल्यू एम बी होगी, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी आ गया। ठीक, एम मास ऑफ पार्टिकल है, मास एनर्जी रिलेशनशिप इक्वल टू एम सी स्क्वायर से एस सी इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा कर दें तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी आ जाएगा, और जनरल पार्टिकल का लिखेंगे तो एम अपॉन वी लिख देंगे। ठीक, एम इन टू वी लिख देंगे। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी है। लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी हम रिलेशन अगर निकालना चाहे तो काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें हमसे तो एम वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2m के ई के बराबर आ जाएगी। तो एम वी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2m के ई के बराबर आ जाएगी। तो अंडर रूट 2m के ई के बराबर आ गई, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई वी आ गया। ठीक, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख देंगे 2m के ई आ जाएगा, और ईवी के फॉर्म में लिख देंगे तो ईवी आ जाएगा। अब रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ एंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट अगर हमें करना हो तो वेवलेंथ अगर हम मान लो किसी पार्टिकल की निकालना चाहें तो आर रेडियस के सर्कल में चल रही है, तो इसने मान लो यहाँ पे वेव्स बनाना शुरू की, तो हम ये कहते हैं कि इन फेज है। लेकिन अगर ये बीच में जहाँ से चले तो वहाँ नहीं पहुंचे तो कहते हैं, क्या कहते हैं, आउट ऑफ फेज है। तो नंबर ऑफ वेव्स क्या होंगी, सर्कमफेरेंस अपॉन वेवलेंथ, भाई यही तो होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट अपॉन वेवलेंथ। तो एन प्राइम लिख देते, सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2πr, और लैम्डा वेवलेंथ कितनी है लैम्डा, लैम्डा को क्या लिखते हैं एच अपॉन एम वी, और एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π। ये दोनों इक्वेशन हमें याद रखनी है। ठीक, तो यहाँ पे लैम्डा को लिखते हैं एच अपॉन एम वी, और ये एम वी आर मिलकर क्या बन जाएगा, ये एम वी आर बन गया, और एम वी आर मिलकर क्या बन जाएगा एन एच अपॉन 2π। तो एन से एन, एस से एच कैंसिल हो गया, 2π से 2π, तो एन प्राइम किसके बराबर आ गया, एन के बराबर। एन प्राइम क्या है, नंबर ऑफ वेव्स है, और एन क्या है, ऑर्बिट नंबर। तो हर ऑर्बिट में जितना ऑर्बिट नंबर है उतनी ही वेव बनेंगी। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू द ऑर्बिट नंबर। मतलब n इक्वल टू 1 में 1 बनेंगी, 2 में 2 बनेंगी, 3 में 3 बनेंगी। और रेडियस कैसे निकालेंगे, ए नॉट। ठीक, अब r की वैल्यू किसके बराबर होती है, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। वेवलेंथ फॉर फर्स्ट ऑर्बिट nth ऑर्बिट किसकी हुई 2πr बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ गई 2πr बाई एन, भाई लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2πr बाई एन आ गई। तो 2πr बाई एन को, तो आर को हमने लिख दिया क्या, इस फॉर्मूले से उठा के रख दिया। आर को हमने किस फॉर्मूले से रखा, यहां से उठा के यहां रख दिया। ठीक, जब आर को उठा के यहां रखा तो क्या रखा, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड डिवाइड कर दिया, तो 2π ए नॉट एन बाई जेड आ गया। तो जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1 रख दिया, तो लैम्डा की वैल्यू 2π ए नॉट आ जाएगी, और जेड की वैल्यू 1 के लिए अगर हम एन के फॉर्म में लिखें तो 2π ए नॉट इंटू एन आ जाएगी। तो अगर हमसे कोई पूछेगी तो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मींस क्या हो गया, n इक्वल्स टू 3 हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2π ए नॉट इंटू 3 यानी कि 6π ए नॉट के बराबर आ जाएगी। सिंपल आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लपड़ेबाजी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर करेक्ट पोजीशन एंड करेक्ट मोमेंटम ऑफ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। मतलब एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम लोग नहीं निकाल सकते। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी किसके बराबर होता है, ग्रेटर देन एच अपॉन 4π। और ध्यान रखना केवल हाइजेनबर्ग के पास ही 4π थी, बाकी किसी भी फॉर्मूले में 4π नहीं है। तो डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, और डेल्टा पी की अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। तो एच अपॉन 4π इज इक्वल हो गया, इसे हम एच कट लिख देते हैं, एच कट को एच अपॉन 2π लिखा जाता है एच कट पढ़ते से। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को लिख देंगे ग्रेटर देन एच अपॉन 2π। ठीक, तो अगर तुम इसे निकालोगे तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी वाले फॉर्मूले से अगर निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, देखो भाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी किसके बराबर था, ग्रेटर देन एच अपॉन 4π था। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इंटू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम,
दोनों को डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। तो इसे ऐसे लिख लेते हैं, ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, ठीक। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक। फोर्स क्या होता है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी आ गया, तो ये किसके बराबर हो गया? ये फोर्स के बराबर हो गया। ये किसके बराबर हो गया? ये फोर्स के बराबर हो गया। तो ये हो गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एफ इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। एफ इंटू डी एक्स किसके बराबर होता है? एनर्जी के बराबर, तो इसे डेल्टा ई लिख देते हैं। तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी किसके बराबर आ गया? एच अपॉन 4 पाई के बराबर। तो इसे डिराइव किया जा सकता था आसानी से कि डेल्टा एफ इंटू डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। और डेल्टा डब्ल्यू को हम डेल्टा ई लिख सकते हैं एनर्जी के फॉर्म में, ठीक। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है? नेचर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई क्लासिकल मैकेनिक्स। पहली बात तो ये, इसी के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी। मैक्स प्लैंक इन 1890 होगा, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक। डेट यार कोई जरूरत नहीं है। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड दे एमिट रेडिएशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आयरन रॉड को अगर हम हीट करें तो पहले डल रेड हो जाती है, डल रेड से मोर रेड से वाइट, वाइट से ब्लू, यहाँ तक पहुंच जाती है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एमिट हो रही है। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इट मींस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन गोज ऑन अ लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज टू अ हायर फ्रीक्वेंसी रेंज। द आइडियल ब्लैक बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। तो जो आइडियल ब्लैक बॉडी है वो क्या करेगी? सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर लेगी और एमिट भी कर लेगी, ठीक। तो ऐसे रेडिएशन जब वो एमिट कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी कर्व्स ऑफ रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन emitted increases with increase in wavelength, reaches a maximum value at a given wavelength and then start decreasing, ठीक। तो ये बस कर्व को याद रखना है कि जो ऊपर वाला कर्व है वो हाई टेम्परेचर पे, जो नीचे वाला है वो लोअर टेम्परेचर के लिए है, और एक पहले पीक आएगा और फिर क्या करेगी? वो डिक्रीज कर जाएगी। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करें तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम पढ़ना है, इसलिए कम ही पढ़ाऊंगा। श्रोडिंगर ने 1926 में अपनी वेव इक्वेशन दी और उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम वेव मान सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को वेव माना जा रहा है, ध्यान रखना। तो इसने क्या किया? एस आई इक्वल टू ई साई की इक्वेशन दी। एस आई को में एच क्या था? एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर था, ई एनर्जी थी, और डब्ल्यू साई क्या था? वेव फंक्शन था, ठीक। तो अब psi is called the wave function. It is a mathematical function whose value depends upon x, y, z, ठीक। और psi का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे हाईलाइट कर लेते हैं कि psi का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। psi का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। psi स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या? कि psi स्क्वायर वेव फंक्शन का स्क्वायर है। इट गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल वॉल्यूम dv। तो प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी है, तो प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम हो गया। तो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्या नहीं कि डीपी की वैल्यू किसके बराबर होगी? साई स्क्वायर पी के बराबर। एस आई इक्वल्स टू ई साई को जब लिखा तो एच को हमने क्या लिखा? डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल जेड स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर वी माइनस ई साई, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी को लिखने का तरीका क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी में से टोटल एनर्जी माइनस कर दो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। वी पोटेंशियल एनर्जी, ई टोटल एनर्जी, एम मास, और एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये डेल क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल है। तो इससे जो रेडियल वेव फंक्शंस के ग्राफ आए वो हमें पढ़ने हैं, उन्हीं को हम लोग देखते हैं कि R10 का जो रेडियल वेव फंक्शन आया वो 2z/a0 मान लिया कि इसे सॉल्व कर दिया, सब कुछ हो गया। हमें काम की चीज अपनी पढ़नी है अभी, है ना, ज्यादा इधर उधर की बात मेंस के लेवल पे नहीं करेंगे, ठीक। तो z/a0 की पावर 3/2 e टू द पावर माइनस zr/a0 आ गया। तो जब z की वैल्यू 1 डाली तो न्यूक्लियर चार्ज देख लिया, बोर्स रेडियस हो गई, तो ये कैसा आएगा? एक डिक्रीजिंग कर्व आएगा। अब वेव फंक्शन हमें कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं दे पा रहा, लेकिन हमने उसका स्क्वायर किया तो हमें क्या मिल गई? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो हमने इसका स्क्वायर किया तो इसके ग्राफ की जो स्टीपनेस है क्या गई? वो बढ़ गई, ग्राफ की स्टीपनेस बढ़ गई। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दिया तो प्रोबेबिलिटी आ गई। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस पे मैक्सिमम आ नहीं सकती थी भाई। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस पे मैक्सिमम कैसे आएगी? न्यूक्लियस पे तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ा? एक्चुअल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बनाना पड़ा, और एक्चुअल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ इस तरह से बनाया हमने, ठीक। याद रखना है कि 1s का ग्राफ ऐसा आता है, 1s का ग्राफ ऐसा आता है, ठीक। अब 2s ऑर्बिटल के लिए देखें तो 2s ऑर्बिटल के लिए क्या लिखेंगे? 2s ऑर्बिटल के लिए क्या लिखेंगे? 2 इंटू z/a0 की पावर 3/2 1 माइनस zr/2a0 e टू द पावर माइनस zr/2a0। तो
अगर हमने ग्राफ बनाया तो क्या होगा कि जब ये नंबर जीरो हो जाएगा, भाई ये नंबर ही जीरो हो सकता था, ये नंबर जीरो हो जाएगा तो उस टाइम पे फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फिर दोबारा कोई जीरो है नहीं, यानी कोई और रूट तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा, तो एक बार ग्राफ अगर नीचे गया तो पलट के ऊपर नहीं आएगा, तो आर की वैल्यू 2a0/z आ जाएगी। तो ये क्या आ गया, ये ग्राफ नीचे गया और नीचे आके फिर कभी ऊपर नहीं आया। ठीक, यहाँ पे कट किया, जहां पे कट किया ये पॉइंट का क्या कहलाता है, ये पॉइंट कहलाता है नोड। नोड क्या है, नोड इज द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। अच्छा, हमने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं, मैथमेटिक्स से तो उनसे ज्यादा जानते हो, तो क्या करते हैं, जो वाई एक्सेस के एक्स एक्सेस के नीचे वाला पोर्शन है उसी को फ्लिप करके ऊपर कर देते हैं, तो उसे इक्वल कर दिया तो ऊपर कर दिया इसे। ठीक, फिर स्क्वायर के लिए निकाला तो क्या आया, एक नोड आया और फिर ये ग्राफ ऊपर चला गया, तो 2s के लिए एक नोड आएगा। तो अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए अलग अलग शेप होती है, तो इन्हीं श्रोडिंगर इक्वेशंस की जब मैथमेटिकल फंक्शंस को ड्रॉ किया जाता है तो अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए अलग अलग तरह की शेप आती है। ठीक है, तो एस सबशेल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। पी डम्बल शेप होता है, पी के 3 ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं। डी ऑर्बिटल डबल डम्बल होता है, जो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होते हैं। तो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स कैसे हैं, इन बिटवीन द एक्सेस, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कैसे हैं, अलॉन्ग द एक्सेस है। एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, उनकी फ्लैट शेप होती है। ठीक, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो एस सबशेल में 1 ऑर्बिटल, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 और एफ में 7। और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में 6 होंगे, डी में 10 होंगे और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब वो प्रिंसिपल कहता है क्या, कि बिल्डिंग अप प्रिंसिपल है। ये तो सब बातें यार सबको आती होंगी ना, ये 9th क्लास से पढ़ा रहे हो, तो इसमें मतलब मैं टाइम बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रहा सर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in subshell occurs in increasing order of energy, that is the electron will first go in the lowest energy level। मतलब बिल्डिंग अप है तो कैसे बनाएंगे, पहले बेस बनाएंगे फिर ऊपर चलेंगे, तो पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे। और ये वाला कर्व सबको हमें पता है कि 1s 2s 2p 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 6d 6, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हम याद रखेंगे। पी सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं विच आर ऑफ सेम एनर्जी, और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो पी सबशेल की डीजेनरेसी कितनी हो गई 3, डी की हो गई 5 और एफ की हो गई 7। ठीक है, अब हंस रूल क्या कहता है, हंस रूल कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन एन इलेक्ट्रॉन starts filling in subshell all the degenerate orbitals first occupy single electron with same spin। सेम स्पिन के सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फिर पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। ठीक, क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन खूब आ रहे हैं पेपर में, क्वांटम नंबर्स के सवाल हम लोग लगाएंगे भी अलग से। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स क्या हो रहा है, द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी सेट ऑन द बेसिस ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। दे प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। 4 है हमारे पास। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कहती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहती है इट टेल्स अस अबाउट द प्रिंसिपल शेल, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या शेल नंबर हमें बताती है of the electron in which it is present. It is represented by n. n can take all positive integer value, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। n is the number of principal energy level, then n square will be the number of orbitals। ये ध्यान रखना, अगर n प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है तो n स्क्वायर क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे, और 2n स्क्वायर क्या होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि अगर n की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होंगे, इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। 2p के लिए 8 होंगे, 3 के लिए 9 18 होंगे, तभी तुम 2 8 18 और 32 याद करते थे बचपन में, वो इसी वजह से था। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या, इट टेल्स अबाउट द सबशेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट टेल्स अस अबाउट द इलेक्ट्रॉन सबशेल इन of electron in which it is present. It is represented by small n, और azimuthal quantum number gives us the magnitude of orbital angular momentum in z direction. L can take values from n equals to 0 to n equals to n minus 1। अगर L की वैल्यू, L कितनी वैल्यू ले सकता है, नंबर ऑफ n वैल्यू कितनी ले सकता है, n ले सकता है। ठीक, और कौन कौन सी ले सकता है, 0 से n माइनस 1 तक। अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0, n की वैल्यू 2 है तो 0 1, 3 है तो 0 1 2, इस तरह से वैल्यू ले सकता है। अगर L की वैल्यू 0 है तो s ऑर्बिटल होगा, 1 है तो p ऑर्बिटल, 2 है तो d ऑर्बिटल और 3 है तो f ऑर्बिटल। ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m और ml। It gives us the orientation of orbital in a given subshell। तो m gives us the orientation of orbital angular momentum vector for a given value of L। m can take values from minus L to 0 to plus L, और कितनी वैल्यू हो सकता है 2L plus 1। तो L equals to 0 है तो m की वैल्यू कितनी है 1, और कितनी वैल्यूज हैं 0। ठीक, कौन सी वैल्यू है 0। L की वैल्यू 1 है तो कितनी वैल्यू ले सकता है, 3 ले सकता है, -1 0 और +1। अगर 2 है तो -1 -2 -1 0 1 2, 3 है तो
-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से वैल्यू ले सकता है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है? स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉलेस्ट, इट कैन टेक वैल्यूज +½ एंड -½ इट हैज नथिंग टू डू विद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इट स्पिन, इट इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और उसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है, तो उसे नहीं समझा जा सकता। ठीक, मतलब समझा जा सकता है, अभी हमें याद रखने की जरूरत है। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम 4 क्वांटम नंबर, 3 कैन बी सेम बट 4 मस्ट बी डिफरेंट। ठीक, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √L into L plus 1 h/4 pi h/2 pi, spin angular momentum s into s plus 1 h into h/2 pi, spin only magnetic moment mu √N into N plus 2 बोर मैग्नेटॉन, और बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू जो होती है वो 9.27 into 10⁻14 जूल्स होती है। नोट्स क्या होते हैं? वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, तो नंबर ऑफ रेडियल नोट कितने हो गए? n-l-1, और नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स हो गए l, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हो गए n-1। ठीक, अब जैसे एक सवाल आया था जेई में 2004 में, तो कह रहा है फॉर हाइड्रोजन एटम फाइंड द नोड, पूछ रहा है कि जहाँ पे नोड होगा, तो नोड होने के लिए क्या होगा? देखो ये नंबर कभी 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता, तो कौन 0 होगा? जो 0 होगा वो कौन है? वो 1 - r/2a0 ही 0 है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2a0, तो 2a0 पे इसका क्या आ जाएगा? नोड आ जाएगा, सिंपल। ठीक, जहाँ पे नंबर फंक्शन 0 होगा वहीं पे नोड आएगा, तो यहाँ पे तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता, केवल यही 0 हो सकता, तो इसे नोड आ गया इससे। ठीक, अब कह रहा है कैलकुलेट द क्वांटम नंबर्स, तो कह रहा है कैलकुलेट द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन 7 होगा, तो नाइट्रोजन के लिए क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2 और 2p3। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? 2p में, डिब्बे बना लेंगे हम। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू जिसमें शेल नंबर लिखेंगे 2, m की वैल्यू कितनी, l की वैल्यू कितनी हो गई? L की वैल्यू P के लिए 1 है, M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 5, 6, 7, तो -1, 0 और +1, और क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन गया तो +½ स्पिन से जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वांटम नंबर निकाल पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और पेनल्टीमेंट इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन। अल्टीपेनल्टीमेंट का मतलब होता है थर्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन। एक अनप्लेसेंट रूल भी होता है कि इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एनर्जी ऑफ ए सबशेल। ठीक, एनर्जी ऑफ ए सबशेल यूज करने के काम आता है n+l रूल। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n+l ग्रेटर विल बी द एनर्जी। अगर n+l वैल्यू सेम आ जाती है तो उसकी एनर्जी कम होती है, जिसके लिए n वैल्यू कम होती है। तो इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर के मेन पॉइंट सारे कवर करते हुए हम लोगों ने 40-42 मिनट में ये कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कोशिश करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स पे ले आएं, क्योंकि वो भी सिंपल चैप्टर है, फटाफट उसे भी करवा दें। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहना है, वो तो काम जरूरी है। ठीक है, चलो बाय बाय।